विद्यार्थियों नमस्कार। हम आज आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं संविधान के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत परिचर्चा करने के लिए क्या संघ का राज्य क्षेत्र। हम आज आपसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 की परिचर्चा करेंगे, जिसमें संघ के राज्य क्षेत्रों की परिचर्चा की गई है। हमने आपसे पिछले वीडियोज में भारत के संविधान सभा की चर्चा किया, भारत के संविधान की प्रस्तावना, उसकी विशेषताएं, उसकी विषय वस्तु और नागरिकता की भी चर्चा कर लिया है। आज हम आपसे अनुच्छेद 1 के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र का परिचर्चा करते हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे वीडियो IAS, PCS, स्नातक राजनीति विज्ञान, परास्नातक भारतीय राज्य व्यवस्था और SSC, रेलवे, IBPS के साथ साथ SI की जो भर्ती आ रही है उसमें महत्वपूर्ण तथ्यों को उद्घाटित करने का प्रयास किया गया है, जिससे कि परीक्षाएं आपके लिए सरल बन सकें, आप अपनी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सकें और लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आइए देखते हैं अनुच्छेद 1, केवल अनुच्छेद 1। विद्यार्थियों, अनुच्छेद 1 जो है भारतीय संविधान के भाग 1 में वर्णित है। किसमें वर्णित है? भाग 1 में वर्णित है। कहां पे? भारत के संविधान के भाग 1 में वर्णित है। अनुच्छेद 1 का जो सब आर्टिकल है, उप अनुच्छेद 1 का 1, अनुच्छेद 1 का 1 कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 सब आर्टिकल 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 का उप अनुच्छेद 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। कौन कहता है बच्चों? अनुच्छेद 1। कौन कहता है? अनुच्छेद 1 नहीं, अनुच्छेद 1 का उप अनुच्छेद 1 कहता है। क्या कहता है बच्चों? कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। अंग्रेजी में भी लिखा इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत इज इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ द स्टेट। क्या होगा? यूनियन ऑफ द स्टेट होगा। आप समझ पाए कि भारत क्या होगा? एक संघ होगा। किसका संघ होगा? राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 की बात को हम थोड़ा खोलें तो आपको दिखेगा अनुच्छेद 1 में भारत और इंडिया दोनों नामों का प्रयोग किया गया है। किसका? भारत का और इंडिया का। भारत क्या है? क्यों प्रयोग कर लिया भारत का इन्होंने? ये एकता और अखंडता की जो प्रथम चेतना है उसकी अभिव्यक्ति। किसकी? एकता और अखंडता की चेतना की प्रथम अभिव्यक्ति है भारत। भारत शब्द के प्रयोग का उद्देश्य है कि यह भारतीयों में चेतना को जागृत करती है। किसकी? एकता के लिए और अखंडता के लिए। उसकी पहली आवाज है, प्रथम अभिव्यक्ति है, प्रथम चेतना है भारत शब्द। यानी भारत में निवास करने वाले लोगों के लिए भारत शब्द से जो लगाव है, उस लगाव से लोगों में ऐक्य का भाव पैदा होता है, आध्यात्मिक एकता पैदा होती है, मनोवैज्ञानिक जुड़ाव पैदा होता है और अखंडता के लिए संकल्प पैदा होता है। इसलिए भारत शब्द का प्रयोग किया गया। दूसरी बात, इंडिया क्यों किया गया? इंडिया शब्द जो था, इससे विश्व में भारत को पहचान मिल रही थी। यूएनओ में हम जो हैं इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, यूएनओ में हम इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन बीच में अभी मोदी जी ने इंडिया शब्द का प्रयोग
का प्रयोग किया था। अभी हाल के ही कुछ वर्ष, 1 साल पहले की घटना है, 1.5 साल पहले की। और जो अंतरराष्ट्रीय संधियां होती हैं उसमें भी इंडिया शब्द का प्रयोग होता है। इसलिए कोई विश्व में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए भारत और इंडिया दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। अब देखते हैं भारत क्या है, राज्यों का संघ है। संघ के लिए हमने यूनियन शब्द का प्रयोग किया। किस शब्द का? यूनियन शब्द का। ये यूनियन शब्द हम कहां से ले आए? मॉडल पैटर्न कनाडा से ले आए। कहां से लाए? ये प्रश्न पूछता है कि यूनियन भारत किस तरह, किस राज्य के, किस देश के पैटर्न का यूनियन है? अमेरिका का है कि स्विट्जरलैंड का है कि ऑस्ट्रेलिया के पैटर्न का है कि कनाडा के पैटर्न का है? तो आपका उत्तर होगा कनाडा के पैटर्न का यूनियन भारत है। ये भारत का जो यूनियन है ना, इसमें राज्यों को अलग होने का हक नहीं है। राज्य अलग, भारत से, संघ से राज्य अलग नहीं हो सकते। संघ ने राज्य को बनाया है, राज्य ने संघ को नहीं बनाया है। भारत क्या है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अर्थात संघ का, केंद्र का विनाश नहीं होगा। विनाश कौन है? विनाशवान, नश्वर कौन है? राज्य नश्वर है। कौन नश्वर है? राज्य नश्वर है। क्यों? क्योंकि संघ जब चाहे राज्यों को समाप्त कर सकता है, उनकी सीमा में बदलाव कर सकता है। एक राज्य को बांट कर नए राज्य का निर्माण कर सकता है। तो आप बताइए कि कौन विनाशी है? संघ विनाशी है कि राज्य विनाशी है? तो आप खुद ही कहेंगे कि सर राज्य विनाशी है। तो भारत कैसा है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ये याद रखिएगा, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इसीलिए 16वां संविधान संशोधन जब किया गया तो उसमें कहा गया कि राज्य विधानमंडल और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, ये सारे लोग, यहां सारे लोग विधानमंडल के सदस्य और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस किसकी शपथ लेंगे? भारत की प्रभुता का और अखंडता का। राज्य की प्रभुता और अखंडता की शपथ नहीं लेंगे। किसकी शपथ लेंगे? भारत की प्रभुता और अखंडता की शपथ लेंगे। एसआर बंबई केस में कहा गया कि भारत का संविधान संघीय है, थोड़े लक्षण ऐकिक हैं। भारत का संविधान संघीय है लेकिन कुछ लक्षण ऐकिक हैं। और इसी 16वें संविधान में कह दिया, संशोधन में कह दिया कि किसी को भी अलग होने के लिए वाक अभिव्यक्ति की आजादी नहीं मिलेगी। अर्थात कोई भी राज्य अलग होने की मांग नहीं कर सकता। देखिए जो संघ का पैटर्न है, 2 तरीके के, एक कनाडा का पैटर्न है, एक अमेरिका का पैटर्न है। किसका? अमेरिका का, स्विट्जरलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, और एक कनाडा का है। भारत कनाडा वाले राह पे है। और यूएसए का जो है ये परिसंघात्मक व्यवस्था है, व्यवस्था है। इसको कन्फेडरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कन्फेडरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कन्फेडरेशन। भारत वाले को यूनियन कहते हैं और अमेरिका के संघ को कन्फेडरेशन कहते हैं। अमेरिका का जो संघ है ये राज्यों ने मिलकर के बनाया है। किसने मिलकर बनाया है? स्टेट ने मिलकर के परिसंघ का निर्माण किया। स्टेट जब चाहे अमेरिका में तब परिसंघ से अपनी सदस्यता छोड़ सकता है, लेकिन भारत में नहीं कर सकता। लेकिन अमेरिका में एक केस आया, टेक्सास वर्सेस व्हाइट केस। टेक्सास वर्सेस व्हाइट केस में अमेरिकी कोर्ट ने कहा कि अमेरिका भी अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत विनाशी राज्यों का, ध्यान रखिएगा, भारत क्या है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। और अमेरिका का क्या करे? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। राज्य भी और संघ भी दोनों अविनाशी हैं। कहां पे? अमेरिका में। और भारत में केवल अविनाशी संघ है, राज्य विनाशी।
इतनी बात हम समझते हैं आपको आ गई होगी कि भारत क्या है, इंडिया क्या है, संघ क्या है। इतनी बात आपको समझ में आ गई जो अनुच्छेद 1 का उप अनुच्छेद 1 है। अब आइए हम अनुच्छेद 1 के ही अंतर्गत उसके उप अनुच्छेद 2 की पर चर्चा करें। किसकी? अनुच्छेद 1 के अंतर्गत उप अनुच्छेद 2 आर्टिकल 1 सब आर्टिकल 2। ये आर्टिकल 1 का जो सब आर्टिकल 2 है ये किसकी चर्चा करता है? राज्य और उसके क्षेत्र की चर्चा कर। भारत का कौन राज्य है, उसका क्षेत्र क्या है, यह बात कहां हमें पता लगती है? हमें पता लगती है अनुच्छेद 1 के उप अनुच्छेद 2 में, जिसमें कहा गया कि जो प्रथम अनुसूची में वर्णित है, भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में जिन जिन राज्यों का उल्लेख है और उनका क्षेत्र वर्णित है वही भारत के राज्य व संघ क्षेत्र होंगे। यानी भारत के राज्य क्षेत्रों, राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों की सूची हमें कहां मिलेगी? प्रथम अनुसूची में मिलेगी। तो आपको याद रखना है कि प्रथम अनुसूची, कौन सी अनुसूची? प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची क्या बेटा याद रखना है? प्रथम अनुसूची में राज्यों और संघ क्षेत्र, राज्य और संघ क्षेत्र क्या की सूची है, लिस्ट है। आज आप याद रखिए प्रथम अनुसूची में क्या है, एक क्वेश्चन को पूछता है कि प्रथम अनुसूची में किसका वर्णन है? भारत के राज्य क्षेत्र का वर्णन है। और वर्तमान में प्रथम अनुसूची में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 9 संघ शासित क्षेत्र हैं। कितने? 9 संघ शासित क्षेत्र हैं। कौन कौन है जरा हम देख लेते हैं। नंबर 1 राज्य को छोड़ देते हैं, 28 राज्य। अंतिम नया राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना है अंतिम नया राज्य। आंध्र को बांट करके बनाया गया है, आंध्र प्रदेश को। और आप संघ शासित क्षेत्रों को याद कर लीजिएगा, दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, पांडिचेरी, चंडीगढ़, दमन और द्वीप, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर 9वां है और लद्दाख 8वां है। ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2019 में संघ शासित क्षेत्र बने। कब? 2019 में संघ क्षेत्र बने। ये जो पांडिचेरी है इसमें कारिकल, माही, यनम और पुदुचेरी, पांडिचेरी, इन चारों को मिलाकर के संघ शासित क्षेत्र बनाया गया पांडिचेरी। अब इसको पुदुचेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पांडिचेरी का नाम पुदुचेरी है। ठीक है, आप इतनी बात जान गए कि अनुच्छेद 1 सब अनुच्छेद 2 में क्या वर्णन है। अनुच्छेद 1 के 3 में, अनुच्छेद 1 के उप अनुच्छेद 3 में कहता है भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन आएगा? राज्यों के राज्य क्षेत्र आएंगे। ये जो 28 राज्य हैं इनकी जो सीमाएं हैं वो आएंगे। दूसरा, अनुसूची 1 में जो वर्णित है ये आएंगे। और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, ऐसे भी क्षेत्र आएंगे जिनको भारत क्या करे? जीत ले, या कोई भारत में आकर के विलय हो जाए तो वे क्षेत्र किसमें आएंगे? भारत के राज्य क्षेत्र में आएंगे। किसमें आएंगे? ये अर्जित किए क्षेत्रों में आप जान लीजिए ऐसे क्षेत्र हैं जो भारत का भाग न रहे हो, भारत का भाग न रहे हो। आप देखिए सिक्किम, पांडिचेरी, कारिकल, माही, यनम। सिक्किम, पांडिचेरी, कारिकल, माही, यनम, ये सब फ्रांसीसी बस्ती थी, ये भारत के भाग नहीं थे। इसको भारत ने क्या किया? अर्जित किया। गोवा, दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली, ये पुर्तगाली बस्ती थे, इसको भारत ने क्या किया? अर्जित किया। और अर्जित किया तो क्या बन गए? भारत के राज्य क्षेत्र बन गए। किससे बने? आर्टिकल अनुच्छेद 1 का 3 राज्य को, देश को, ऐसे भागों को जो भारत के भाग नहीं हैं उनको
अर्जित करने का अधिकार प्रदान करता है। अमर सिंह का केस सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत का राज्य क्षेत्र वो है जो प्रथम अनुसूची में वर्णित है। बहुत साफ सुथरी बात कहा कि भारत का वो सारे क्षेत्र भारत के क्षेत्र हैं जिनका वर्णन प्रथम अनुसूची में है। किस केस में कहा गया? अमर सिंह के केस में कहा गया। संविधान सभा ने राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा। संविधान सभा जब आई तो राज्य को 4 श्रेणियों में बांटा, का, ख, ग, घ। ये प्रथम अनुसूची में ही 4 श्रेणियों में बांट रखा था। 4 श्रेणियों में बांटा, का में, ख में, ग में, घ में। आप जानते हैं कि जब भारत आजाद हो रहा था तो कुल 600 देसी रियासतें थी। कुल देसी रियासतें 600 थी, जिसमें 552 ने तो 15 अगस्त 1947 को भारत में विलय कर दिया और 3 ने बाद में विलय किया। ये 3 कौन थे? ये भी जानना बहुत जरूरी है। ये 3 थे जूनागढ़ ने भारत में 31 दिसंबर 1948 को विलय किया। जूनागढ़ भारत में विलय कब किया? 31 दिसंबर 48 में। यहां जूनागढ़ की जो जनसंख्या थी वो हिंदी बोलती और वहां का नवाब मोहब्बत अली मोहब्बत खान वो मुसलमान था। वो पाकिस्तान में विलय करना चाहता था, लेकिन फरवरी 1948 में फरवरी 1948 में आत्मनिर्णय का अधिकार मिला और जनमत ने भारत के पक्ष में मतदान किया और जूनागढ़ को 31 दिसंबर 1948 को भारत में विलय करना पड़ा। हैदराबाद तो देखिए, हैदराबाद में भारत में विलय 13 सितंबर 48 को मान लीजिए विलय हुआ। ये हैदराबाद जो तो स्वतंत्र राज्य का सपना देख रहा था। किसका सपना देख रहा था? स्वतंत्र राज्य का सपना देख रहा था। भारत और हैदराबाद के बीच विदेश, सुरक्षा और संचार के समझौते थे। भारत देखता था, शेष काम हैदराबाद करता था और 47 में भारत और हैदराबाद का समझौता हुआ था कि आप 1 साल कुछ करेंगे नहीं, चुपचाप रहेंगे। लेकिन वहां के नवाब ने पाकिस्तान से हथियारों को मंगाना शुरू कर दिया और रजाकारों के माध्यम से उत्पाद चालू किया। तो परिणाम क्या हुआ? ऑपरेशन पोलो के माध्यम से 13 सितंबर 1948 को भारत ने हैदराबाद पर कार्रवाई शुरू कर दिया। कब किया? 13 सितंबर 1948 को भारत ने हैदराबाद पर कार्रवाई कर दिया और ये कार्रवाई 5 दिन चली। परिणामतः क्या हुआ? परिणामतः हैदराबाद को विलय करना पड़ा। ठीक है। तीसरा था जम्मू कश्मीर ने 26 अक्टूबर 1947 को, कब? 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने क्या किया? मेहर चंद उनके प्रधानमंत्री थे, उनको भारत भेजा और विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। ये जो थे जम्मू कश्मीर के राजा, इसलिए विलय किए क्या? मेहर चंद उनके प्रधानमंत्री थे, उनको भारत भेजा और विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। ये जो थे जम्मू कश्मीर के राजा, इसलिए विलय किए क्योंकि अगस्त 1947 में ही पाकिस्तान ने कबायलियों के वेश में घुसपैठ कर दिया और वहां को कब्जा करना चालू किया और हरि सिंह ने भारत से सहयोग मांगा। तो भारत ने कहा कि हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप क्या करिए? आप सबसे पहले अपना विलय भारत में करिए। इस प्रकार से इन्होंने क्या किया? इन्होंने भारत में विलय कर दिया। ये जो विलय है, इस विलय को हम देखें तो एक बात समझ में आती है कि विलय का क्रम देखें तो हैदराबाद ने सबसे पहले 13 सितंबर 1948 को, फिर जम्मू कश्मीर अक्टूबर में और जूनागढ़ जो है
31 दिसंबर 48 को। हैदराबाद के निजाम का नाम था उस्मान अली। हैदराबाद का जो निजाम है ये कौन है? उस्मान अली। उस्मान अली नाम था इसका। इस प्रकार से विलय हुआ। देशी रियासतों के विलय के लिए एक मंत्रालय बनाया गया जिसका प्रमुख पटेल को बनाया गया, और इस मंत्रालय का प्रमुख जो सचिव बने वो बीपी मेनन बने। अब आप देखिए ये जो देशी रियासतों का विलय हुआ इनको कुछ सुविधाएं दी गई। कहा गया कि आप जो इसके राजा के रूप में आपको मान्यता हम देंगे और आपको खर्च के लिए प्रिवी पर्स देंगे। प्रिवी पर्स में क्या था? राजाओं की एक निश्चित राशि की गई कि उनके खर्च वर्च के लिए, शान शौकत के लिए भारत सरकार कुछ पैसा देगी और वो उसको बिना कर के दिए उसका उपभोग कर सकेंगे। लेकिन इंदिरा गांधी ने 26वां संविधान संशोधन करके प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया और इस प्रकार से अनुच्छेद 1 का वर्णन मैंने आपके सामने करने का एक प्रयास किया है। और हम समझते हैं कि ये अनुच्छेद 1 आपको आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाएगी। कुछ ना कुछ प्रश्न इससे आएंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। आप मेंस की परीक्षाओं में भी लिखने में सफल होंगे और साथ ही साथ स्नातक और परास्नातक की परीक्षाओं की दृष्टिकोण से भी लाभकारी होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम चाहते हैं कि हमारे YouTube चैनल लर्न विद DRGT को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।